आज हम शैवाल यानी एल्गी की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। और देखिए, जब मैं शैवाल कहती हूँ तो शायद दिमाग में सबसे पहले वही तालाब के ऊपर जमी हरी काई की तस्वीर आती है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जो स्रोत हमारे सामने है, उन्हें पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि शैवाल को सिर्फ काई समझना ये तो वैसा ही है जैसे पूरे जानवरों के साम्राज्य को सिर्फ चींटी समझ लेना। हाँ, ये बहुत अच्छा नजरिया है। इनकी दुनिया तो कहीं ज्यादा बड़ी और हैरान करने वाली है। बिल्कुल, और आज का हमारा मकसद सिर्फ ये लिस्ट बनाना नहीं है कि शैवाल कहाँ कहाँ मिलते हैं, बल्कि इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीव मतलब इतने कामयाब क्यों हैं। हाँ, ये पृथ्वी के कुछ सबसे लचीले और जिद्दी जीव हैं। आज हम उनकी इसी सुपर पावर को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किन किन मुश्किल हालात में और किन किन अजीबो गरीब जगहों पर अपना घर बना लेते हैं। सुपर पावर, मुझे ये शब्द पसंद आया। तो चलिए उनकी पहली और सबसे जानी पहचानी ताकत से शुरू करते हैं, पानी पर राज करना। लेकिन जैसा इन दस्तावेजों में साफ है, पानी की दुनिया भी एक जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी में भी शैवाल बहुत सोच समझकर अपना घर चुनते हैं। सबसे पहला बड़ा फर्क तो है मीठे और खारे पानी का। अच्छा। और मीठे पानी में भी सोचिए, एक नदी का तेज बहता हुआ पानी और एक शांत तालाब का ठहरा हुआ पानी, दोनों की चुनौतियां एकदम अलग हैं। हाँ, सही बात है। एक में आपको स्रोत के साथ बह जाने का खतरा है, तो दूसरे में शायद शिकारियों से बचने की चुनौती ज्यादा हो। तो क्या अलग अलग तरह के शैवाल इन माहौल में रहते हैं? हाँ, और यही उनकी पहली खासियत है। इन स्रोतों में कई वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा। ये धागे जैसे होते हैं और बहते पानी में पत्थरों से चिपके रहते हैं ताकि बह ना जाएं। अच्छा, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। वही दूसरी तरफ तालाब या झील के शांत पानी में आपको वॉलवॉक्स जैसे गोलाकार कॉलोनियों में रहने वाले या जिग्नीमा जैसे तैरते हुए शैवाल मिलेंगे। उन्हें पानी के बहाव की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ मौजूदगी नहीं है, ये एक रणनीति है। अब अगर हम समुद्र की बात करें तो वहां तो पानी का पैमाना ही बदल जाता है। वहां क्या होता है? समुद्र में शैवाल का खेल और भी बड़ा हो जाता है। यहाँ मुख्य रूप से भूरे और लाल शैवाल का दबदबा है, जिन्हें हम अक्सर समुद्री घास या केल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प वर्गीकरण है जो इन स्रोतों में दिया गया है, और वो उनकी जीवन शैली से जुड़ा है। जीवन शैली शैवाल की मतलब कुछ शैवाल आजाद घूमते हैं और कुछ एक जगह टिक कर रहते हैं। जो सूक्ष्म शैवाल पानी की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं और लहरों के साथ बहते हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स। जी, ये इतने जरूरी हैं कि इन्हें समुद्र का जंगल कहा जा सकता है। ये पृथ्वी की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? आधी से ज्यादा ऑक्सीजन? ये छोटे छोटे अदृश्य जीव, ये तो अविश्वसनीय है। जी हाँ। और जो टिक कर रहते हैं उनका क्या? उन्हें फाइटोबेंथोस कहते हैं। ये समुद्र के तल पर, चट्टानों पर या किनारों पर अपनी जड़ें जमा लेते हैं। बड़े बड़े केल्प के जंगल, जो समुद्री जीवों के लिए घर और खाना दोनों हैं, वो इसी का एक उदाहरण है। अरे वाह! तो देखिए, पानी में भी उन्होंने हर तरीके से जीना सीख लिया है, आजाद घूमकर भी और एक जगह रहकर भी। पानी की दुनिया पर तो उनका कब्जा समझ आता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही थी, वो ये कि शैवाल को जीने के लिए हमेशा पानी में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। ये जमीन पर भी उतने ही कामयाब हैं। हाँ, और ये उनकी दूसरी सुपर पावर है, जमीन को अपनाना। जब हम स्थलीय शैवाल की बात करते हैं तो ये नम मिट्टी, चट्टानों, पेड़ों की छाल हर जगह मिल सकते हैं। इनमें एक खास तरह के शैवाल होते हैं जिन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मृत जीवी। ये अपना घर नम मिट्टी की सतह पर या गली सड़ी लकड़ी जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों पर बनाते हैं। अच्छा। ये एक तरह से प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं, जो इन चीजों को विघटित करके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। वाओ। वाउचेरिया जैसे शैवाल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ये तो मिट्टी की सतह पर हुआ, लेकिन इन स्रोतों में एक शब्द है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया, क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टो, इसका मतलब तो छिपा हुआ होता है। सही पकड़ा आपने। ये शैवाल के जासूस हैं। ये मिट्टी की सतह पर नहीं, बल्कि उसके ठीक नीचे रहते हैं, दुनिया की नजरों से छुपकर। एक मिनट, अगर वो मिट्टी के नीचे रहते हैं तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए रोशनी कहाँ से मिलते हैं? क्या ये मुमकिन है? ये एक बेहतरीन सवाल है। एक्चुअली वे बहुत ही कम छन कर आती हुई रोशनी का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। नील हरित शैवाल
जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और क्लोरेला की कई प्रजातियां इस तरह से रहती हैं। कमाल है। वे दुनिया की भीड़-भाड़ से दूर शांति से अपना जीवन जीती हैं। इसी तरह प्रोटोकोकस नाम का शैवाल है, जो अक्सर नम पेड़ों की छाल पर या उसके ठीक नीचे एक पतली हरी परत बना लेता है। मतलब हम जिसे सिर्फ पेड़ की छाल समझ रहे होते हैं, हो सकता है उस पर लाखों शैवाल का एक पूरा शहर बसा हो। बिल्कुल। अब तक हमने पानी और जमीन की बात की, जो फिर भी सामान्य जगह है, लेकिन अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां शैवाल की असली सुपर पावर सामने आती हैं। यानी ऐसी जगहों पर जीना जहां जीवन लगभग नामुमकिन लगता है। इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां ज्यादातर जीव पानी की कमी से मर जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा खारा पानी। इन शैवाल को हेलोफाइट्स कहते हैं। ये थोड़ा अजीब है। ज्यादातर कोशिकाएं बहुत ज्यादा नमक के संपर्क में आने पर सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनका सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो ये हेलोफाइट्स कैसे बचते हैं? इनके पास ऐसा क्या खास है? उनके पास अपनी कोशिकाओं के अंदर ऐसे रसायन बनाने की क्षमता होती है जो बाहरी नमक के दबाव को संतुलित करते हैं। वो बेसिकली नमक को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना लेते हैं। अच्छा। दुनालीला जैसे शैवाल तो इतने ज्यादा खारे पानी में फलते फूलते हैं कि जहां नमक की परतें जम रही हों, वहां भी वे आराम से रहते हैं और पानी को गुलाबी या लाल रंग दे देते हैं। अविश्वसनीय। मतलब ये प्रकृति के एक्सट्रीम सर्वाइवलिस्ट्स हैं। एग्जैक्टली। और इन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात लिखी है, कुछ शैवाल दूसरे पौधों के ऊपर ही अपना घर बना लेते हैं। हाँ, इन्हें एपिफाइट्स कहते हैं। ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये दूसरे बड़े पौधों या शैवाल पर उगते हैं, लेकिन उनसे पोषण नहीं चूसते। मतलब ये परजीवी नहीं है। तो फिर क्यों? वे सिर्फ उस पौधे का इस्तेमाल एक मजबूत सहारे के तौर पर करते हैं ताकि उन्हें बेहतर रोशनी मिल सके। ये मुफ्त में एक अच्छी लोकेशन पर घर लेने जैसा है। हाँ, ये तो बहुत चालाकी है। पर अब उस सवाल पे आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, बर्फ। क्या शैवाल सच में बर्फ में भी रह सकते हैं, जहां तापमान 0 से कई डिग्री नीचे होता है, जहां सब कुछ जम जाता है? न सिर्फ रह सकते हैं, बल्कि वे वहां रहकर पूरी बर्फीली दुनिया को रंगीन बना देते हैं। रंगीन? जी हाँ, इन्हें क्रायोफाइट्स कहते हैं, यानी ठंड से प्यार करने वाले। ये उनकी सबसे चौंकाना वाली सुपर पावर्स में से एक है। ये बर्फ को लाल, हरा और यहाँ तक कि काला रंग भी दे सकते हैं। रंगीन बर्फ? ये तो किसी परी कथा जैसा लगता है। लाल बर्फ मतलब पूरी पहाड़ी खून जैसी लाल दिखती होगी। बिल्कुल। और इसके पीछे हिमेटोकोकस नाम के शैवाल का हाथ है। ये सिर्फ रंगीन बर्फ नहीं है, ये एक सबक है। ये शैवाल हमें दिखाता है कि जीवन को जमने से बचाने के लिए प्रकृति कैसे कैसे केमिकल एंटी फ्रीज बनाती है। अरे वाह! ये सिर्फ एक शैवाल नहीं, बल्कि बायो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। और इसी तरह के जीव वैज्ञानिकों को मंगल जैसे ठंडे ग्रहों पर जीवन खोजने की प्रेरणा देते हैं। तो ये सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल किट है जो उस शैवाल के अंदर है। और आपने हरे और काले रंग का भी जिक्र किया। हाँ, कुछ प्रजातियां जैसे क्लामाइडोमोनास बर्फ को हरा रंग देती हैं। वे बर्फ में भी क्लोरोफिल बनाए रखती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ पौधे गर्मियों में करते हैं। और जो सबसे अजीब है वो है काली बर्फ, जो रेफिडोनीमा नाम के शैवाल की वजह से होती है। सोचिए, बर्फ से ढकी चोटियां कहीं कहीं काली दिख रही हैं, और उसकी वजह एक सूक्ष्म जीव है। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब शैवाल ने ठंड की सबसे बड़ी चुनौती का भी हल निकाल लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दस्तावेजों के अनुसार शैवाल का जानवरों के साथ भी एक बहुत गहरा और अजीब रिश्ता है। हाँ, और ये रिश्ता दोस्ती का भी है और कह सकते हैं घुसपैठ का भी। कुछ शैवाल जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं, जिन्हें एंडोजोइक कहते हैं। अंदर जी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ज़ूक्लोरेला नाम का शैवाल, जो हाइड्रा नाम के एक छोटे जलीय जीव की कोशिकाओं के अंदर रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाइड्रा के अंदर एक पूरा शैवाल का फार्म है? उन्हें इससे क्या फायदा होता है? ये एक आदर्श साझेदारी है। शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित घर और हाइड्रा के मेटाबॉलिज्म से निकलने पौधे गर्मियों में करते हैं। और जो सबसे अजीब है वो है काली बर्फ, जो रेफिडोनीमा नाम के शैवाल की वजह से होती है। सोचिए, बर्फ से ढकी चोटियां कहीं कहीं काली दिख रही हैं, और उसकी वजह एक सूक्ष्म जीव है। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब शैवाल ने ठंड की सबसे बड़ी चुनौती का भी हल निकाल लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दस्तावेजों के अनुसार शैवाल का जानवरों के साथ भी एक बहुत गहरा और अजीब रिश्ता है। हाँ, और ये रिश्ता दोस्ती का भी है और
कह सकते हैं घुसपैठ का भी। कुछ शैवाल जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं, जिन्हें एंडोजोइक कहते हैं। अंदर जी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है जूक्लोरेला नाम का शैवाल, जो हाइड्रा नाम के एक छोटे जलीय जीव की कोशिकाओं के अंदर रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाइड्रा के अंदर एक पूरा शैवाल का फार्म है? उन्हें इससे क्या फायदा होता है? ये एक आदर्श साझेदारी है। शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित घर और हाइड्रा के मेटाबॉलिज्म से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अच्छा। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन और ऑक्सीजन बनाता है वो हाइड्रा को मिल जाता है। वे दोनों मिलकर एक सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जो अकेले रहने से कहीं ज्यादा सफल है। यह सहजीवन का एक अद्भुत उदाहरण है। और कुछ शैवाल शरीर के ऊपर भी रहते हैं ना? हाँ, उन्हें एपिजोइक शैवाल कहते हैं। ये जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी बाहरी सतह पर रहते हैं। जैसे कुछ शैवाल घोंगे के कवच पर उगते हैं, जो उसे एक तरह से छिपने में मदद करते हैं। प्राकृतिक कैमोफ्लाज। या फिर कछुए की पीठ पर उगने वाले शैवाल, जो उसे पानी में चट्टान जैसा दिखने में मदद करते हैं। ये तो समझ आता है। पर इसमें भी एक हैरान करने वाला स्तर है। स्रोत बताते हैं कि कुछ खास तरह के शैवाल, जिनके नाम काफी जटिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कछुए के अगले पैरों पर ही उगते हैं, कहीं और नहीं। सिर्फ अगले पैरों पर? हाँ, ये अनुकूलन का एक ऐसा स्तर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस शैवाल ने अपना पूरा जीवन सिर्फ कछुए के अगले पैरों के माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। ये तो अविश्वसनीय है। अब एक विरोधाभास की बात करते हैं जो इन स्रोतों में सामने आता है। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि शैवाल अपना भोजन खुद बनाते हैं, वे स्वपोषी होते हैं। जी। तो फिर वे परजीवी कैसे हो सकते हैं? ये तो उनकी मूल पहचान के खिलाफ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 99.9% शैवाल स्वपोषी होते हैं, लेकिन प्रकृति में अपवाद हमेशा होते हैं। कुछ शैवाल ने शॉर्टकट लेना सीख लिया है और वे परजीवी बन गए हैं। ये उनकी डार्क साइड है। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चाय से जुड़ा है ना? बिल्कुल। सेफेल्यूरोस वायरेंसिन्स नाम का एक हरा शैवाल है। अब नाम से लगता है कि ये हरा होगा, लेकिन ये चाय की पत्तियों में रेड रस्ट ऑफ टी नाम की बीमारी पैदा करता है। एक मिनट, अगर ये हरा शैवाल है तो बीमारी का नाम रेड रस्ट क्यों है? लाल रंग कहाँ से आया? क्या बेहतरीन सवाल है। होता यह है कि जब ये शैवाल पत्ती को संक्रमित करता है तो पत्ती की कोशिकाएं प्रतिक्रिया में लाल नारंगी रंग के रसायन बनाती हैं, जिससे धब्बे लाल दिखने लगते हैं। अच्छा, तो रंग शैवाल का नहीं बल्कि पौधे की प्रतिक्रिया का है। एग्जैक्टली। ये शैवाल चाय के बागानों को हर साल भारी नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, जो शैवाल हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, उनमें से कुछ हमारी चाय भी खराब कर रहे हैं। परजीवी से लेकर साझेदार तक। दोस्ती की तरफ वापस आते हैं। स्रोत बताते हैं कि कुछ शैवाल सहजीवी रिश्ते भी बनाते हैं। हाँ, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन, जिसे हम अक्सर पेड़ों और चट्टानों पर सूखे पपड़ीदार पैच के रूप में देखते हैं। हाँ, देखा है। लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, बल्कि ये कवक और शैवाल के बीच एक अटूट सहजीवी संबंध है। कवक उसे घर और सुरक्षा देता है और शैवाल दोनों के लिए भोजन बनाता है। इसके अलावा साइकस जैसे पुराने पेड़ों की जड़ों में भी नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे शैवाल रहते हैं। वे एक अद्भुत काम करते हैं। वे हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर उसे पौधे के लिए खाद में बदल देते हैं। अरे वाह! इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और ये प्रकृति की अपनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। और आखिर में एक और चरम स्थिति। हमने जमा देने वाली ठंड की बात की, अब उबलती में गर्मी का क्या? क्या शैवाल वहां भी जीवित रह सकते हैं? हाँ, ये उनकी अनुकूलन क्षमता का आखिरी सबूत है। तापीय शैवाल या थर्मल एल्गी गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं और 85 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में जीवित रह सकते हैं। 85 डिग्री? जी। सिनकोकोकस नाम का एक साइनोबैक्टीरियम तो उबलते पानी के पास भी पनप सकता है, जहां ज्यादातर प्रोटीन पिघल जाएंगे। उस जगह को अपना घर बनाया है जहां जीवन की थोड़ी सी भी गुंजाइश है। बिल्कुल। उनकी ये विविधता हमें जीवन के लचीलेपन के बारे में गहरा सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि जीवन कितना जिद्दी और रचनात्मक हो सकता है। हाँ, और ये भी बताता है कि शैवाल पृथ्वी के लगभग हर पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी भूमिका निभाते हैं। चाहे वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाना हो, खाद्य श्रृंखला का आधार बनना हो या दूसरे जीवों के साथ मिलकर कुछ नया बनाना हो, वे इस दुनिया के गुमनाम हीरो हैं। ये सब सुनने के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। स्रोत में ये उल्लेख था कि शैवाल जानवरों के श्वसन पथ के अंदर भी पाए जाते हैं। जी। ये देखते हुए कि वे उबलते पानी में और बर्फ के अंदर रह सकते हैं और जानवरों की कोशिकाओं के भीतर भी,
तो अगली कौन सी हैरान करने वाली जगह होगी जहां वैज्ञानिक शैवाल की एक नई प्रजाति को खोज निकालेंगे? क्या वे किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर मिलेंगे, या शायद गहरे समुद्र की उन जगहों पर जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती? ऐसा लगता है कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है।